नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए अब बढ़ते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी वार्निंग पे पहला कमेंट गुरविंदर गिल जी ने किया था। गुरविंदर गिल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम तारिक है। आज तो मैं अच्छा खासा सेटल इंसान हूँ, लेकिन पहले ऐसा ना था। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मेरे फैमिली में सभी लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था और परिवार को लगता था कि मैं अपने फ्यूचर को भी अच्छे से बना पाऊंगा। हाँ, बस तकलीफ एक ही चीज़ की थी कि मुझे अपने अम्मी और अब्बू से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनसे दूर रहना मुझे नागवार था। लेकिन पढ़ाई के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता था, मैं अपने घर जाकर उन लोगों से ज़रूर मिलता था। हालांकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे पड़ोसी की बेटी से मेरी निकाह की भी बात चल रही थी। मैं इस चीज़ को लेके खुश था, क्योंकि मैं हमेशा से आलिया को जानता था। मेरे पड़ोसी की बेटी का नाम आलिया था। मैं हमेशा से उसे जानता था और बचपन में हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। पहले तो उसके अब्बू उसे बाहर पढ़ाने के लिए तैयार न थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं भी बाहर पढ़ रहा हूँ और उसी जगह पे उसकी भी एडमिशन हो रही है, तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी निश्चिंत हो गए थे कि मैं उसका ख्याल रखूँगा और उसके लिए हमेशा तैयार भी रहूँगा अगर उसे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो। इस वजह से हम दोनों के परिवार बहुत खुश थे और हम दोनों भी बहुत खुश थे। आलिया और मेरी फ़ोन पे अक्सर बातें हुआ करती थीं। वो भी इस चीज़ को जान के बहुत एक्साइटेड थी और अंदर ही अंदर मैं भी। लेकिन मैंने उससे कह रखा था कि यहाँ आकर ज़्यादा मटर गश्ती मत करना। तुम्हें यहाँ आकर फुल फोकस पढ़ाई पे करनी है, ताकि आगे चल के हमारा करियर अच्छा हो सके। वो भी तैयार थी, लेकिन वो अपने आदत से भी मजबूर थी, क्योंकि उसे मस्ती करने की बहुत आदत थी। वो अपने घर पे भी हमेशा हंसी मजाक, हा हा ही और मजा मस्ती में ही लगी रहती थी, और मुझे शक था कि यहाँ आकर के भी वो यही सब करेगी। इससे मुझे कोई दिक्कत ना थी, लेकिन मुझे पता था इसके वजह से ना उसके पढ़ाई में उसका मन लगेगा, ना मेरे पढ़ाई में मेरा। इससे हम दोनों डिस्टर्ब होने वाले थे। मैंने उससे कहा, आगे चल के हमें अपना फ्यूचर भी बनाना है, इस वजह से तुम्हें थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा। उसने बोला, लाइफ में ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ज़्यादा सीरियस इंसान अस्पताल में पाए जाते हैं। हम लोग तो हेल्दी लोग हैं, हमें इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए। मैंने उसे बहुत समझाया। हालांकि मैं अपने आखिरी साल में जाने वाला था और उसका ये पहला साल होने वाला था कॉलेज में, लेकिन मुझे पता था कि उसे अगर मैंने अच्छे से गाइड किया तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकती है। दिमाग उसका भी बहुत तेज था। मैंने उसके परिवार को भी कह दिया, आप लोग निश्चिंत रहिए, इससे पढ़ाई करवाना मेरी जिम्मेदारी, इसे संभालना भी मेरी जिम्मेदारी। इन्हीं सारी चीज़ों को करते करते वो समय भी नज़दीक आ गया जब वो आने वाली थी। अब सिर्फ एक ही हफ्ता बचा था आलिया को मेरे पास आने में, लेकिन उसके लिए मुझे अपने ही रूम के आसपास कहीं कोई दूसरा कमरा भी ढूंढना था, ताकि मैं हमेशा उसके ज़रूरत पे उसके साथ रह सकूं, उसकी मदद कर सकूं। तो मैंने बहुत मेहनत और शिद्दत से एक कमरा ढूंढ निकाला, जो कि बहुत अच्छे लोकेशन पे भी था और साथ में सिक्योरिटी के लहजे से भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छी जगह पे था। वहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी का अच्छा ध्यान रखा जाता था और कोई भी मर्द
या कोई भी इंसान वहाँ यूं ही नहीं जा सकता था। वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ लड़कियां ही रहती थीं। तो अगर कभी मुझे भी आलिया से मिलना होता तो उसे मैं नीचे बुला के ही मिलता। ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। मैंने उसके लिए अच्छे जगह से मेस भी लगा दिया था और उसके कमरे में भी खाने पीने की व्यवस्था कर दी थी, ताकि अगर कभी उसे लगे कि वो कॉलेज के स्टडीज में ज़्यादा बिजी है तो या तो वो मेस से खाना मंगवाए या तो वो चाहे तो कमरे में खुद भी बना ले। धीरे धीरे करते करते मैंने सारी चीज़ों को एकदम दुरुस्त कर दिया था। अब सिर्फ उसके आने में एक दिन की ही देरी थी, लेकिन उसके लिए मैंने हर चीज़ तैयार रखा था। जब वो आई तो मैंने उसे जाके रिसीव किया और उसे ले जाकर तुरंत उसके कमरे को दिखाने लगा। कमरे को दिखाते वक्त वो बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी खिड़की से मेरी खिड़की नजर आती थी। उसे लगा फोन की तो जरूरत ही नहीं है, मैं खिड़की से ही आवाज मार के बुला लूंगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा मत करना, अगल बगल बाकी के लोग भी रहते हैं, उन्हें तकलीफ हो सकती है, उन्हें शायद ये सारी चीजें अच्छी ना लगे। वैसे भी हमें किसी को शिकायत का मौका नहीं देना। वो ही बोली ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, क्या तुम मजाक भी नहीं समझते? मैंने कहा तुम्हारे मजाक को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, कब मजाक मजाक में तुम सच में चीख पड़ोगी कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें चीखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं अपनी खिड़की से तुम्हारे तरफ हमेशा नज़र रखूँगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम सिर्फ इशारा कर देना, मैं नीचे आ जाऊँगा, मुझे बता देना। आलिया ने कहा ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज आलिया में बहुत ज्यादा थी, वो बहुत नेक थी। वो किसी भी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो इंसानों की भी मदद करती थी और जानवरों की भी। अगर कोई भूखा कुत्ता, कोई भूखी बिल्ली, बीमार जानवर या कोई भी तकलीफ में फंसा हुआ कोई भी जीव जंतु उसे दिख जाता था तो वो उसे तुरंत मदद करने लगती और उसकी तीमारदारी में लग जाती। जब तक वो ठीक से चलने फिरने ना लगे या पूरी तरीके से सही ना हो जाए, दुरुस्त ना हो जाए, वो उस जीव की तीमारदारी में लगी ही रहती थी। ये सारी चीज़ें मुझे उसको और पसंद करने पे मजबूर करती थी, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी इतना अच्छा नहीं होता। लोगों को तो मतलब ही नहीं है कि किसी जानवर को कोई तकलीफ हो या कुछ। लोग इंसान के बारे में नहीं सोचते और वो इंसान तो छोड़िए जानवरों के बारे में भी इतना ज़्यादा सोचती थी। ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यही जानवरों का प्यार एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ बनने वाला है। खैर, यहाँ भी आकर उसने पढ़ाई वगैरह शुरू कर दी। मैंने कॉलेज में भी सब कुछ उसे दिलवा दिया था, उसका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ। क्लास में भी सब कुछ सेट कर दिया था। उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी और किसी भी चीज़ में उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। साथ में ब्रेक में हम दोनों साथ में कैंटीन चले जाते थे, तो हमें किसी और दोस्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि उसके ग्रुप में भी कुछ लोग थीं और मेरे ग्रुप में भी थे। हम दोनों अपने ग्रुप के साथ कम और एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा किसी से बात करके क्या फ़ायदा। फाइनली तो हमें अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। और मैं उसे बाकी सारी चीज़ों से इसलिए भी थोड़ा दूर रखता था, क्योंकि दोस्ती यारी के चक्कर में पढ़ाई लिखाई कहीं पीछे छूट जाती है। मैं भी पहले पढ़ाई पे ध्यान देता था, उसके बाद ही किसी और चीज़ पे। मैं उसके लिए भी यही चाहता था। मैं हमेशा उसको मॉनिटर करता था ताकि कोई भी तकलीफ पेश ना आए। मुझे किसी दोस्त यार से कोई परहेज नहीं था। लोग बाहर आते हैं, चार लोगों से मिलते हैं तो दिमाग ही खुलता है, क्योंकि दूसरों के प्रोस्पेक्टिव भी पता चलते हैं। दुनिया देखने का अपना नज़रिया तो अलग होता ही है, बाकी नज़रियों को भी जानना ज़रूरी होता है, तभी भविष्य में आप कुछ कर सकते हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरा कहना बस इतना था कि सबसे पहले आपकी पढ़ाई, आपके करियर के लिए जो ज़रूरी है वो
उसके बाद बचे हुए समय में आप क्या करते हैं वो आपकी मर्जी। आप घूमिए फिरिए या दोस्तों के साथ हैंग आउट कीजिए, उससे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप जिस चीज़ के लिए आए हैं वो पहले। इसीलिए मैं हमेशा उसे समझाता था। कई बार तो वो नॉर्मली मेरी बात को मान लिया करती थी, लेकिन कई बार मुझ पे चिढ़ भी जाती थी। मैं उसे हमेशा प्यार से ही समझाता था। वैसे भी मुझे गुस्सा ज़्यादा नहीं आता था और उसे भी नहीं, लेकिन थोड़ा चिढ़ जाया करती थी। यूं ही दिन निकलते रहे, हमारी पढ़ाई अच्छी होती रही, उसके भी नंबर ठीक आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसका वो जानवरों को मदद करने का जुनून अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। क्योंकि पहले तो घर में बंदिशें थी, इसलिए वो ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती थी। लेकिन अब वो कुत्तों को खिलाना, बिल्लियों की मदद करना, गिलहरियों की मदद करना, यहाँ तक कि चूहों की भी मदद करना, ये सारी चीज़ें बहुत करने लगी थी। मैंने कहा ठीक है, करो मदद, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनके चक्कर में पागल ही हो जाओ। क्योंकि अगर किसी कुत्ते को चोट लग गई है तो वो रात भर जग कर अपनी पढ़ाई छोड़कर उस कुत्ते की तीमारदारी करती थी। मैंने कहा इतना ज़्यादा उस पे ध्यान रखने से क्या वो जल्दी ठीक हो जाएगा? तुमने दवाई दे दी है, अगर तुमने मलहम पट्टी कर दी है तो धीरे धीरे तो वो समय के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? फिर धीरे धीरे उसे ये बातें समझ में आने लगी। जब मुझे लगा कि हाँ, अब पहले से सब कुछ बेटर हो गया है, तभी एक दिन उसे एक घायल बिल्ली मिल गई। खैर वो बिल्ली नहीं, बिल्ला था। और वो घायल बिल्ला काफी चोट लगा हुआ था। लग रहा था जैसे उसका बचना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने आलिया को बहुत समझाया। आलिया रो रही थी और बार बार बोल रही थी, तारिक किसी भी तरीके से इसे बचा लीजिए। मैंने कहा घबराओ मत। मैं भी गया, सुई दवाई का जुगाड़ किया। हम दोनों उसे डॉक्टर के पास भी लेके गए। काफी इलाज और मेहनत के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। आलिया इस चीज को देख के काफी खुश हुई। मैंने भी कहा ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो तुम इसे वहीं छोड़ देना जहां से लेकर आई थी। आलिया रोने लगी। उसने कहा नहीं, मुझे इससे बहुत लगाव हो गया है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। प्लीज क्या मैं इसे रख लूं? इसकी सारी देखभाल मेरे जिम्मे। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैंने कहा देख लो, ये एक फुल टाइम जॉब है। अगर तुम इसे रखती हो तो ये अपनी बदमाशियों से और शरारतों से बाज तो नहीं आएगा। आलिया ने कहा नहीं, ये बदमाशी करता ही नहीं। मैंने कहा अभी ये बीमार है, इसलिए ये बदमाशियां नहीं करता। लेकिन क्या पता कल को जब ठीक हो जाए, इनके नेचर में ही बदमाशी है, तो हो सकता है ये बदमाशी करने लगे। आलिया ने कहा नहीं प्लीज, मैं इसे रख सकती हूँ, क्योंकि घर पे तो वैसे भी कोई मुझे बिल्ली नहीं रखने देगा। यहाँ तो ऐसा कर ही सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, पहले मैं प्रॉपर्टी के मालिक से इस बारे में पूछ लेता हूँ, क्योंकि किसी और ने पेट्स नहीं रखे, क्या पता उसे इस पे ऑब्जेक्शन हो। आलिया ने बोला ठीक है, बस जल्दी पूछो और कोशिश करना वो हाँ कर दें। मैंने कहा मौका तो दो पहले। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने जाके प्रॉपर्टी के मालिक से पूछा। प्रॉपर्टी के मालिक ने कहा अगर वो बिल्डिंग भर में घूम के गंदगी नहीं करेगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर कभी कुछ उल्टा पुल्टा हुआ या तोड़ फोड़ हुई तो उसका हर्जाना तुम ही लोगों को देना होगा। मैंने बोला ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो उसे अपने ही कमरे में रखेगी, पूरे बिल्डिंग में घूमने की नौबत ही नहीं आएगी, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। वो मान गए। ये खुशखबरी लेकर मैं आलिया के पास पहुंचा और जब मैंने उसे ये सारी बातें बताई तो उसके खुशी का ठिकाना ना था। अब धीरे धीरे वो बिल्ला ठीक होने लगा था और सच में वो बहुत ही शांत बिल्ला था। वो बिना मतलब के किसी भी काम को नहीं करता, चुपचाप आलिया के पास बैठा रहता, और अगर मैं उसके पास जाता तो वो मुझे घूर कर देखता। किसी को भी अब धीरे धीरे वो आलिया के पास नहीं आने देता था। वो कोशिश ये करता था कि अगर आलिया कॉलेज जा रही है तो वो भी उसके साथ ही जाए, हमेशा उसके साथ ही रहे।
कभी भी आलिया उसे अकेला ना छोड़े। मुझे लगा ये बिल्ला इससे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा ना था। वो बिल्ला कुछ और ही था जो हमें आगे चल के पता लगने वाला था। इसी दौरान एक बार आलिया के अब्बू अम्मी उससे मिलने के लिए आए और उन्होंने उसके कमरे में बिल्ले को देख लिया। वो भड़कने लगे, गुस्साने लगे। आलिया के अब्बू थोड़े गर्म मिजाज के थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। ये सारी चीज़ें होते हुए मैं भी वहीं खड़ा था और मैंने एक चीज़ नोटिस की। वो बिल्ला कंटिन्यूअसली उसके अब्बू को घूरे जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसके अब्बू के मुंह से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गए। हम लोगों को लगा कि कहीं उन्हें कोई बीमारी या कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। हम लोग तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। पता चला कि उनके चीखने चिल्लाने की वजह से उनकी गले की एक नस को कुछ नुकसान पहुंचा था, इसलिए ऐसा हुआ था। अब वो हफ्ते भर तक ठीक से बोल नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। हम लोगों ने सोचा चलो बला थी टल गई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये ठीक ही हो जाएंगे। अब उनके अम्मी अब्बू वापस घर को चले गए। हमें लगा कि चलो इसी बहाने ये चीज़ है कि अब बार बार आलिया को सुनना नहीं पड़ेगा और वो तो अब ठीक ही हो जाएंगे। फिर एक दिन आलिया के कमरे पे उसकी दो दोस्त गई और वो लोग वहीं बैठकर नोट्स बनाने लगी। काफी देर तक ये सारी चीजें होती रहीं। बिल्ला भी चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्हें कुछ खाने पीने का मन किया। उन्होंने आलिया को बोला कि तू कुछ बना। आलिया ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ाई ही तो कर रही हूँ, जो बना के रखा है वो खा लो। लेकिन वो लोग आलिया पे चीखने चिल्लाने लगी। पहले तो बात मजाक तक थी, लेकिन फिर उसमें से एक ने आलिया को धीरे से मजाक में धक्का दिया और इस धक्के को आलिया ने कुछ फील भी नहीं किया था तब तक जिसने उसे धक्का दिया था वो खुद ही जमीन पे जोर से गिर गई और उसके सिर पे बहुत जोर की चोट आई। ये कैसे हुआ था ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे भी हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी था। उसके सिर से खून निकल रहा था। उसने धक्का आलिया को दिया था और गिर वो खुद गई थी। ये क्या हुआ था ये किसी को समझ में नहीं आया। तुरंत मुझे बताया गया। मैंने उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने में मदद की। हॉस्पिटल जाने के बाद जब मैं आलिया से बात कर रहा था तो मैंने उससे सभी चीज़ें पूछी। उसने भी मुझे बताया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अगर किसी और को धक्का दे तो वो खुद इतनी जोर से कैसे गिर सकता है। और आलिया कोई दीवार तो है नहीं कि जिससे टकराकर कोई अपना ही सिर फोड़ ले। ये चीज़ समझ के बाहर थी और नॉर्मल भी नहीं थी। खैर, वो लड़की अब ठीक हो चुकी थी। उस लड़की को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद कई लोगों के साथ यही सारी चीजें होती रहीं। जो भी उसके कमरे पे आता और चीखता चिल्लाता, उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता। ऐसे ही एक दिन उस प्लॉट के मालिक वहां आए और उन्हें कहीं खुरचने का निशान दिखा। वो आलिया पे चीखने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे बिल्ले ने ये खरोचा है। मैंने पहले ही बोला था डैमेज के सारे पैसे तुम ही लोग दोगे। आलिया ने कहा कि अंकल, पहले से ये खुरचा हुआ था। आपने जब हमें ये प्लॉट दिया था, ये प्रॉपर्टी दी थी, तो पहले से ये निशान था। लेकिन वो अंकल मानने के लिए तैयार न थे। शायद उन्हें पैसों का लालच था, इसलिए वो अपने डैमेज को आलिया के सिर पे मढ़ रहे थे, क्योंकि बिल्ले के नाम पे ये सारी चीजें मढ़ना बहुत आसान था। आलिया ने बहुत समझाने की कोशिश की। अंकल मानने के लिए तैयार न थे, लेकिन धीरे धीरे ये बात बहस बन चुकी थी। फिर आलिया ने बोला भी, कोई बात नहीं अंकल, हम लोग इस डैमेज के पैसे दे देंगे। लेकिन अंकल अब पूरे फॉर्म में थे। वो चीखे जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे। तब तक अचानक से अंकल के सिर पे उन्हीं के फ्लैट का पंखा गिर पड़ा। उन्हें बहुत चोटें आई। उन्हें इतनी चोटें आई थीं जिससे कि लग रहा था कि जैसे वो नॉर्मली नहीं, पंखा किसी ने दे मारा है उनके सिर पे, और वो भी इतने जोर से कि उनके सिर पे बहुत सारे स्टिचेस आए थे।
कुछ 2-3 दिनों के लिए तो वो कोमा में भी चले गए थे। ये पॉसिबल ही नहीं था कि सिर्फ उनके सिर से 4-5 फीट ऊपर पंखा इतने जोर से कैसे गिर सकता है। ग्रेविटी अपना काम करती है, लेकिन इतना ज्यादा, ये तो पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर ने भी चोट देखकर यही कहा कि जैसे लगता है इनके सिर को किसी ने या तो उस चीज से लड़ाया है या तो उस चीज को इनके सर पे दे मारा है। ऐसा चोट पंखा गिरने से लग ही नहीं सकता। पंखा तो चल भी नहीं रहा था, इतनी चोट लग ही नहीं सकती थी। आंटी ने भी हमें बहुत सुनाया कि तुम लोग क्या रिपेयरिंग नहीं करवाते, काम नहीं करवाते, लेकिन हम लोगों के पास बोलने के लिए ये था कि हाँ, अगर ये पंखा अंकल की बजाय आलिया पे गिरा होता तो रिपेयरिंग का काम तो आप लोगों को कराना चाहिए, प्रॉपर्टी ओनर तो आप लोग हो। अब आंटी कुछ नहीं बोल पा रही थी। हम लोगों ने आंटी को समझाया कि देखिए, हमें पता है आप गम में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी झूठा इल्ज़ाम लगाएं। उसके बाद अंकल को हम लोगों ने डॉक्टर के हवाले छोड़कर वहां से जाना ही ठीक समझा। अंकल धीरे धीरे कोमा से बाहर आ गए। हम लोग उनसे मिलने भी जाते थे। अंकल को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उन्हें लग रहा था जिस पे मैं इतना चीख चिल्ला रहा था, वो तो मेरे मदद के लिए हमेशा आते हैं, मेरी इतनी फिक्र भी करते हैं। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने गलत किया था। उन्होंने डैमेज के पैसे भी माफ करने के लिए कहा, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं अंकल, अगर आपको लगता है कि वो डैमेज हम लोगों ने किया है तो हम लोग पैसे दे देंगे। अंकल ने बोला मुझे शर्मिंदा मत करो। अंकल में परिवर्तन आ चुका था, अंकल बदल चुके थे। अब वो चीखने चिल्लाने के बजाय बहुत पोलाइट मैनर में हमें थैंक यू भी कह रहे थे। हमें लगा चलो इस हादसे ने कुछ अच्छा ही किया है। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और ये सारी चीजें होती रहीं। कभी किसी के साथ कोई हादसा, कभी किसी के साथ, लेकिन हर हादसे में एक चीज बहुत कॉमन थी कि वो लोग आलिया पे या तो चीख चिल्ला रहे थे या तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आलिया के एक दोस्त ने ये आइडिया दिया कि लगता है तुम्हारे कमरे में कोई ताकत है, कोई ऊपरी ताकत, जिसके वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अननेचुरल तरीके से लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं। हम लोगों को भी लगा हो सकता है ऐसा। उसके बाद हम लोगों ने एक पीर बाबा को बुलाया। उन्होंने कमरे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में वो खुद ही घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। ये सारी चीजें हमारे समझ के बाहर थीं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि पीर बाबा तो यहाँ से शक्तियों को निकालने आए थे, लेकिन वो खुद ही क्यों यहाँ से भाग खड़े हुए। फिर हमें लगा हमें उनके ही जगह पे जाकर उनसे पहले बात करनी चाहिए। हम लोगों ने जाकर उनसे बात की। उन्होंने बताया तुम्हारे कमरे में कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, वो एक जिन्नात है और कोई ऐसा वैसा जिन नहीं। वो एक ऐसा जिन है जो बुरे की सजा बुरे के तरीके से देता है और अच्छे की सजा अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा है उसके लिए तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा, और अगर कोई बुरा है उसके लिए तो उसकी वो जान तक ले सकता है। और उससे लड़ना मेरे बूते का नहीं, मेरे में इतनी शक्तियां नहीं कि मैं उससे लड़ सकूं। हम लोगों ने पूछा क्या वो जिन उस कमरे में कहीं है। उन्होंने कहा मैं ये सारी चीजें नहीं बता सकता। उसने मुझे वार्निंग दी है, अगर मैंने ये बता दिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आपके जिंदगी पे बनाएगी इससे तो हमें भी नहीं जानना। हम बस इसी से निश्चिंत हैं कि वो सिर्फ बुरे की सजा देता है और अच्छे को अच्छे की तरीके से रखता है। हम तो कुछ बुरा करने चाह नहीं रहे किसी का, तो हमें क्या, हमें कोई नुकसान थोड़ी ही होगा। उन्होंने कहा हाँ, अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी, लेकिन बस इतना याद रखना कि इस लड़की को कभी कोई तकलीफ मत पहुंचाना। मुझे ये चीज सुन के बहुत अजीब लगा, क्योंकि पहले भी जितने लोगों ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी उन्हें ही ये सारी चीजें झेलनी पड़ी थी। अब मुझे ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि आलिया से ही जुड़ा हुआ है वो जिन, क्योंकि जो भी आलिया को तकलीफ पहुंचाता है वो भी उसे तकलीफ पहुंचाता है। इसका मतलब उस कमरे में कुछ तो ऐसी बात थी। हम लोगों ने
तुरंत कमरा बदलने का प्लान किया और सोचा कि उस कमरे को बदल दिया जाए तो वो तकलीफ भी हमारा पीछा छोड़ देगी। लेकिन यहाँ भी हम लोग गलत थे। हम लोगों ने एज पर प्लान कमरा बदल दिया, लेकिन अब भी अगर कोई आलिया के साथ बुरा बिहेव करता था, जैसे कि शिफ्टिंग के वक्त ही एक मजदूर जो कि उसके सामान को ला के सेट कर रहा था, उसने पैसों के लिए आलिया के साथ थोड़ा झिकझिक क्या कर दिया, एक सामान तो उड़ते हुए, लिटरली उड़ते हुए उसके सिर से टकराया। ये चीज देख के मैं और आलिया और भी परेशान हो गए थे। हमें लग रहा था कि अब तक तो इंसान गिरता था या सामान गिरता था, इस बार तो सामान उड़ने भी लगे। ये चीज तो अब कुछ ज्यादा हो चुका है और हमें ये भी समझ में आ चुका था कि जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने ये सोचा कि अब कोई और बड़े पीर फकीर से मिलना होगा जो इस चीज को आलिया के पीछे से हटा सके, क्योंकि ये बार बार तकलीफ दे रहा है। हम लोगों ने ऐसा ही किया। हम लोगों ने बड़े मस्जिद वाले मौलाना जी से मिलने का फैसला किया। उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, घबराओ मत, अगर वो अच्छा है तो वो मेरे बातों को ज़रूर समझेगा। एक बार चल के मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने कहा, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसे हमारे घर से बाहर निकालिए, इसके पीछे से हटाइए, क्योंकि कल को अगर हम लोग अपने घर भी वापस चले जाते हैं तो भी तो वो पीछे पीछे आएगा। उन्होंने कहा, तुम घबराओ मत, चलो मेरे साथ। और वो हम लोगों के साथ आए। उन्होंने कमरे को अच्छे से देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग घबराना मत, अब मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। हमें लगा था कि वो कमरे के किसी कोने में जाकर यूं ही मुंह हवा में उठाकर बात करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कमरे के एक कोने में तो गए, लेकिन आलिया के बिल्ले के पास जाके खड़े हो गए और उससे बोलने लगे कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? आपका किसी ने क्या बिगाड़ा है? आप इन लोगों को छोड़ क्यों नहीं देते? ये सारी बातें अभी वो बोल ही रहे थे, तब तक बिल्ले के मुंह से इंसानी आवाज आई कि ये लड़की मुझे बहुत नेक लगती है। जब मुझे चोट लगी थी तो इसने मेरी बहुत मदद की। मैंने इसे पहले भी कई बार देखा था। ये जानवरों की बहुत मदद करती है। ये इतनी नेक है कि इसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी भी मदद की। मेरी तीमारदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। ये जहाँ जाएगी मैं इसके साथ जाऊंगा और कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे रहते हुए। हमारी तो दिमाग की सारी नसें अब झंझना उठी थी, क्योंकि वो बिल्ला इंसानी जबान में बात कर रहा था। ये चीज अजीब नहीं, बहुत अजीब थी और हम समझ रहे थे कि कमरे में कुछ है, लेकिन ये तो वो बिल्ला ही था। अब हमें ये चीज साफ साफ समझ में आने लगा था कि ये सारी चीजें वो बिल्ला ही कर रहा है और कोई वो जिन नहीं, वो बिल्ला ही वो जिन है। धीरे धीरे मौलाना साहब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। फिर जब उन्हें अपने असली रूप में आने के लिए कहा तो हमें उससे पहले बोला, आप लोग कमरे के बाहर चले जाइए। हम दोनों कमरे के बाहर चले गए, लेकिन हमें हल्की हल्की खिड़की से परछाई जैसी दिख रही थी। हमने ये देखा कि अब उस कमरे में दो लोग खड़े हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हमने उस जिन को सामने से तो नहीं देखा, लेकिन उसकी रौबदार आवाज से ये साफ पता चल रहा था कि वो कोई बहुत पहुंचा हुआ और बहुत ताकतवर जिन है। काफी देर उन लोगों के बीच में बातें होने के बाद उसने एक चीज पे हामी भर दी कि अगर आलिया की निकाह इसी लड़के से हो जाती है, क्योंकि ये लड़का भी मुझे नेक लगता है, तो फिर मैं इसका साथ छोड़ दूंगा, इसका पीछा छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का उसका ख्याल रखेगा। लेकिन अगर इसका निकाह किसी और के साथ हो गया तो मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा, किसी को इसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मौलाना जी ने कहा, इसकी तो गारंटी मैं नहीं ले सकता, हाँ, लेकिन मैं इन दोनों के पेरेंट्स से बात ज़रूर करूंगा। उन्हें नहीं पता था कि पहले से हमारे घर में इसी बारे में बात चल रही थी।
लेकिन उनके हामी भरने के बाद वो मान गया और उसने ये भी कहा कि इस तरीके से अब मैं नहीं रह सकता, क्योंकि तुम लोगों के सामने पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। मैं अब उसके आसपास तो रहूँगा, लेकिन उसके बिल्ले की तरह नहीं। बस उसे नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन रहूँगा ज़रूर उसके निकाह तक उसके साथ। ऐसा ही हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद सच में हमारा निकाह हो गया। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था, वो हमेशा तो उसके साथ नहीं रहते, लेकिन आज भी अगर कोई उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, तो वो आज भी उसे नुकसान पहुंचाते हैं और आलिया को हमेशा मदद करते हैं। आलिया ज़िंदगी में कुछ भी चाहे, चाहे वो पाना कितना भी मुश्किल हो, वो उसे मिल ही जाता है। खैर, इस चीज़ से मेरा भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन अगर वो बुरे नहीं, तो उन्हें हटाना ही क्यों? वैसे भी किसी के बूते का नहीं उन्हें हटाना। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।